हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम अपन शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पैराथायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे। अभी तक अपने हाइपोथैलेमस ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को पढ़ लिया है, समझ गए? हाँ, इन तीन ग्रंथियों को अपन ने पढ़ा है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। छोटी सी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठ जाते हैं इससे कई बार, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? हाँ देखो, पैराथायराइड ग्रंथि, देखो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है, इसे आउटू ग्रंथि बोलते हैं ना। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि को क्या बोलेंगे? पैराआउटू ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराआउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि बोलते हैं, तो पैराथायराइड ग्रंथि को कहां को क्या बोलते हैं? पैराआउटू ग्रंथि या पराआउटू ग्रंथि बोल देते हैं दोस्तों। आगे सुनो। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है वो गले में होती है ना, ठीक उसी प्रकार पैराथायराइड ग्रंथि भी कहां स्थित होती है? गले में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? गले में स्थित होती है। कहां उपस्थित होगी? ये गले में उपस्थित होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे भाग में या पृष्ठ भाग में स्थित होती है। पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि में पीछे की ओर स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है। मैं बोल दूं थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। आगे बात करते हैं। इसकी संख्या होती है दोस्तों 4। संख्या कितनी होती है? 4। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो आगे। अब देखो, वैसे मैंने आपको बताया था कि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है ना। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। लेकिन यह ग्रंथि भी मटर के दाने जैसी होती है, ठीक है? पहली तो होगी पीयूष, याद रख लो। पहले तो एक नंबर पर तो वरीयता तो अपन किसको देंगे? पीयूष को देंगे, समझ गए? लेकिन उसके अलावा ये पैराआउटू ग्रंथि है ना, यह भी मटर के दाने जैसी होती है, ठीक है? पैराआउटू ग्रंथि भी कैसी होती है? मटर के दाने जैसी होती है। क्लियर है? देखो इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि है, तितली के आकार की। कुछ इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि है, तितली के आकार की। इसके पीछे की ओर इस प्रकार से, इसके पीछे की ओर इस प्रकार से संख्या में 4 क्या उपस्थित होती है? पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। बिल्कुल ये मटर के दाने जैसी होती है। कैसी होती है? ये मटर के दाने जैसी होती है। आगे सुनो। इनका रंग है ना वो लाल होगा। इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इनका द्रव्यमान है वो होता है 0.1 से 0.3 ग्राम, लगभग 0.1 से 0.3 ग्राम के लगभग इसका द्रव्यमान होता है। ये एक है ना, एक जो मटर के दाने का सामान है उसका द्रव्यमान कितना होगा? 0.1 से 0.3 ग्राम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अक्सर नहीं पूछे जाते द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है? इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन लगभग परास या अपन ये बोल दे एवरेज वैल्यू होती है ना, वो आपको बता दी जाती है। और एवरेज वैल्यू है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए ज्यादा ये द्रव्यमान जैसे आंकड़े ये रटने का प्रयत्न मत कीजिए दोस्तों, ठीक है? आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, यह 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। कितने हार्मोन रिलीज करती है? 2। पहला हार्मोन है पैराथार्मोन। कौन सा है? पैराथार्मोन। मुख्य हार्मोन है इसका पैराथार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? पैराथार्मोन, ठीक है? और दूसरा है दोस्तों कैल्सीटोनिन। कौन सा है? कैल्सीटोनिन। पैराथार्मोन और दूसरा क्या है? कैल्सीटोनिन। पैराथार्मोन और दूसरा कौन सा है? कैल्सीटोनिन। ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? शरीर में, ये दोनों हार्मोन मिलकर
शरीर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करते हैं। शरीर में कैल्शियम, या मैं Ca+2 लिख देता हूं, कैल्शियम आयन को अपन Ca+ से लिखते हैं ना। हाँ, शरीर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करते हैं। ठीक है, शरीर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करते हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित कौन करते हैं? पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, जो पैराओटो ग्रंथि द्वारा रिलीज होंगे। किसके द्वारा रिलीज होंगे? पैराओटो ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। आगे सुनो दोस्तों, अब एक तो होता है दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया, गौर करना दोस्तों, एक तो होता है हाइपोकैल्सीमिया और एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, एक होता है हाइपोकैल्सीमिया और एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। अब ये जो हाइपोकैल्सीमिया है ना, हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति कौन सी होगी? जब शरीर में कैल्शियम की क्या आ जाए? कमी आ जाए। शरीर में कैल्शियम की क्या आ जाए? कमी। कैल्शियम की कमी, यानी हाइपो का मतलब ही कमी होता है और हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा। ठीक है, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी आती है तो पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होगा और वो आपकी किडनी में वृक्क नलिका पे कार्य करते हुए मूत्र के अंदर से या यूरिन के अंदर से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, यानी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम आयन, हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण, कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण बढ़ाता कौन है? पैराथार्मोन बढ़ाता है। कैल्शियम हार्मोन, कैल्शियम का पुनः अवशोषण कौन बढ़ाएगा? पैराथार्मोन। ठीक है, और पुनः अवशोषण कहां होता है? यूरिन में। यूरिन से कैल्शियम का पुनः अवशोषण करने का कार्य कौन करेगा? पैराथार्मोन करेगा। ठीक है, हाँ, तो पुनः अवशोषण पैराथार्मोन क्या कर देगा? बढ़ा देता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विशेष करके लड़कियां मिट्टी खाती है ना, या बर्ते बोलते हैं ना, जो छोटे चौक बोलते हैं उसे, वो खाने की आदत रखती है। या अपन बोलते हैं कली चुनना, दीवारों से कुचर कर नाखून की सहायता से। लड़कियां वैसे नाखून बड़े रखती है, किसी कुचरा और खाया, ऐसा होता है ना। उस कंडीशन में जब शरीर में हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति हो जाती है, हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। अब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ना, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। जब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। ठीक है, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन यूरिन के माध्यम से कैल्शियम का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है। कैल्शियम का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें हैं। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? कैल्शियम की कमी आएगी, पैराथार्मोन रिलीज होगा और विरकाणु में वृक्क नलिका पर कार्य करता हुआ कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा, जिससे कैल्शियम रिकवर हो जाएगा। अब हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में क्या होगा कि कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होकर क्या करेगा? कैल्शियम में का मूत्र के माध्यम से उत्सर्जन कर देगा। ठीक है, अब एक बात सुनिए दोस्तों, एक तो होता है जिसे अपन बोलते हैं पथरी, किडनी की पथरी, विशेष करके किडनी की पथरी या कोई भी पथरी। और किडनी की पथरी को अपन क्या बोलते हैं? रेनल स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल स्टोन बोलते हैं। ठीक है, वो हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में होता है। कब होता है? हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में होता है। पीछे मैं बता भी चुका हूं आपको। अब इनसे संबंधित मैं छोटे छोटे दो रोगों की बात करूंगा, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो आगे एक बात और ध्यान रख सकते हो कि पैराथायराइड ग्रंथि है ना, उसमें रक्त वाहिनियां अत्यधिक सघन होती है। अगर ग्रंथियों की बात करें कि सर्वाधिक सघन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सर्वाधिक सघन रक्त वाहिनियां किसमें होगी? पैराथायराइड ग्रंथि में होती है। छोटी सी बात है, कोई खास तो है नहीं, पर इतना इंपॉर्टेंट मैटर था, वो अपन ने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूं किडनी की पथरी या रेनल स्टोन, पथरी। ठीक है,
पथरी विशेष करके दो जगह होती है, तो गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में, ठीक है, और दूसरी कहां होती है दूसरी होती है अपने किडनी में, जिसे अपन बोलते हैं रेनल स्टोन, रेनल स्टोन, किडनी की पथरी। गौर करो दोस्तों, थोड़ा सा बता देता हूं, यह स्थिति कब होगी, हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति में होगी। कब होगी, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया यानी शरीर में कैल्शियम ज्यादा है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, पथरी की समस्या उत्पन्न होगी। और यह कब होगा, जब हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में पैराथार्मोन हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू कर देता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन की मात्रा घट जाती है। पैराथार्मोन जब ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा, क्या बोलेंगे अपन, पैराथार्मोन ज्यादा, जब पैराथार्मोन ज्यादा होगा तो कैल्शियम का पुनः अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा, और कैल्शियम का पुनः अवशोषण ज्यादा होगा तो शरीर में कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा, शरीर में कैल्शियम ज्यादा होगा तो किसकी समस्या उत्पन्न होगी दोस्तों, पथरी की समस्या उत्पन्न होगी। अब इस पथरी को रिमूव करने के लिए वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा का सहारा लेते हैं, सर्जरी का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, वो दवाओं के माध्यम से दिया जाता है। और एक बात बोली जाती है कि बेटा बियर पीने से पथरी निकल जाएगी, बियर पीने से पथरी निकल जाएगी। रियल में ऐसा नहीं होता दोस्तों, हकीकत में क्या होता है जो बियर होती है वो पथरी नहीं निकालती, जो बियर है ना वो पथरी नहीं निकालती। बियर, एल्कोहल, चाय, कॉफी, तरबूज, खरबूजा, ये सब क्या करते हैं, हमारी मूत्र प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, समझ गए ना, मूत्र प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे बार बार शरीर से यूरिन है वो क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जब शरीर से यूरिन उत्सर्जित होता है, आपने कभी बियर ट्राई की होगी या अल्कोहल ट्राई किया होगा, उसमें देखो क्या होगा, बार बार प्यास लगती है और मूत्र प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, मूत्र प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। जब मूत्र प्रक्रिया बढ़ती है तो उसके साथ कैल्शियम के लवण वो उत्सर्जित होंगे, जिससे टुकड़ों के रूप में पथरी है वो शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, हाँ, तो ये तो था पथरी वाली समस्या। और किडनी की पथरी को क्या बोलते हैं, रेनल स्टोन बोलते हैं। और किडनी की पथरी को शल्य चिकित्सा के द्वारा रिमूव करना लिथोट्रोपी कहलाता है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहलाता है, लिथोट्रोपी। किडनी की पथरी को शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, लिथोट्रोपी कहलाता है। क्या कहलाता है, लिथोट्रोपी। अब एक बात और सुनिए, अगर पैराथार्मोन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होगा, अगर पैराथार्मोन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होगा तो अपनी हड्डियां है वो कमजोर एवं मुलायम हो जाती है, अपनी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हड्डियों के ऊपर क्या नहीं रहेगा, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फॉस्फेट में भी कमी आएगी, फॉस्फेट में कमी, कैल्शियम फॉस्फेट में कमी आएगी तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जिससे कौन सा रोग होता है दोस्तों, टिटेनी रोग हो जाता है। जिससे कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग होता है। हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो अपन विराम देते हैं किसे, पैराथायराइड ग्रंथि को। अब अगली ग्रंथि की बात करते हैं, कौन सी, थाइम्स ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थाइम्स ग्रंथि। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आइए, अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का निदान कर दिया जाएगा। देखो आगे है थाइम्स ग्रंथि। थाइम्स ग्रंथि दिल के सबसे नजदीक, हृदय के सबसे नजदीक, हार्ट के सबसे क्लोज कौन होता है, थाइम्स ग्रंथि होती है। गलत जगह मत जाइए, क्या होती है थाइम्स ग्रंथि। क्या बोलेंगे, हृदय के सर्वाधिक नजदीक। क्या बोलेंगे, हृदय के सर्वाधिक नजदीक। हृदय के सर्वाधिक नजदीक कौन सी ग्रंथि होती है, थाइम्स ग्रंथि होती है। उसके अलावा अगर बोले श्वास नली, श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया के सर्वाधिक नजदीक, श्वास नली या ट्रेकिया के सर्वाधिक नजदीक कौन सी ग्रंथि होती है, थाइम्स ग्रंथि होती है। श्वास नली या ट्रेकिया के सर्वाधिक नजदीक कौन सी ग्रंथि होगी, थाइम्स ग्रंथि होगी। आगे सुनो, थाइम्स ग्रंथि है
वो लगभग त्रिकोणाकार होगी। लगभग कैसी होती है? त्रिकोणाकार होती है। लगभग कैसी होती है? त्रिकोणाकार होती है। और इसका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म परत से होता है। इसका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म परत से होता है। इसका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म परत से होता है। एक्टोडर्म परत से होता है। हाँ, हृदय के सर्वाधिक नजदीक, श्वास नली या ट्रेकिया के सर्वाधिक नजदीक इसकी आकृति होती है त्रिकोणाकार। यह होती है एक्टोडर्म परत से बनती है। भ्रूण की कितनी परतें होती है? 3 परत होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और ये किससे बनेगी? एक्टोडर्म परत से बनती है। आगे मैं बात करता हूं, जो थाइम्स ग्रंथि है जो थाइम्स ग्रंथि है उसके बारे में 4-5 रोचक फैक्ट है, वो देखिए। थाइम्स ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। थाइम्स ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये थाइमोसिन हार्मोन है ना, वो या थाइम्स ग्रंथि क्या करेंगे? देखो, हमारे शरीर में होती है प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर लिम्फोसाइट सेल। इम्यून सिस्टम होता है ना, लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल या लसिका कोशिका, ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब B4 होता है दोस्तों बोन मैरो। B4 क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। और T4 होता है थाइम्स। T4 क्या होगा? थाइम्स ग्रंथि। T4 क्या होगा? थाइम्स ग्रंथि। अब लिम्फोसाइट है ना, वो एक प्रकार की WBC होती है। WBC का एक प्रकार है। अपने ब्लड में पढ़ा था ना कि WBC 2 प्रकार की होती है, मोनोकणिकाणु और एकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? एग्रेन्युलोसाइट है वो कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट है वो फिर से कितने प्रकार की होती है? वैसे 3 प्रकार की होती है और मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल। अब ये बी लिम्फोसाइट है ना, इनकी ट्रेनिंग तो पूरी होती है बोन मैरो के अंदर। इनकी ट्रेनिंग कहां पूरी होती है? बोन मैरो के अंदर। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है, इनकी ट्रेनिंग, इन्हें सक्रिय करने का कार्य कौन करती है? थाइम्स ग्रंथि करती है। कौन करती है? थाइम्स ग्रंथि। तो टी लिम्फोसाइट, गौर करो दोस्तों, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का ट्रेनिंग सेंटर। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का ट्रेनिंग सेंटर किसे बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर किसे बोलते हैं दोस्तों? थाइम्स ग्रंथि को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? थाइम्स ग्रंथि को। ओके दोस्तों, अब देखो, तो कहने का मतलब थाइम्स ग्रंथि है वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। थाइम्स ग्रंथि है वो क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्लियर है? थाइम्स ग्रंथि क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अब देखो, यह युवावस्था तक तो वृद्धि करती है। यह ग्रंथि है ना, युवावस्था तक, यह ग्रंथि युवावस्था तक वृद्धि करती है। यह ग्रंथि युवावस्था तक वृद्धि करती है और फिर यह सिकुड़ना शुरू कर देती है। समझ गए ना? फिर यह क्या करेगी? बाद में यह सिकुड़ना शुरू कर देगी। बाद में यह सिकुड़ना शुरू कर देगी और वृद्धावस्था में यह ग्रंथि गायब हो जाती है। वृद्धावस्था में यह ग्रंथि गायब हो जाती है। अब वृद्धावस्था में इस ग्रंथि के द्वारा प्रतिरक्षा का कार्य नहीं होता। वृद्धावस्था में इस ग्रंथि के द्वारा प्रतिरक्षा का कार्य नहीं होता। इसी कारण व्यक्ति है ना, वो वृद्धावस्था में ज्यादा से ज्यादा बीमार रहने लगता है। समझ गए? यानी थाइम्स ग्रंथि है वो टी लिम्फोसाइट सेल है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जब टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं होगी तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति क्या रहेगा? बीमार रहेगा। इसी कारण कोरोना के कारण वृद्धों को है ना ज्यादा संकट है, क्योंकि वृद्धों में टी लिम्फोसाइट यानी थाइम्स ग्रंथि गायब हो चुकी है, लेकिन युवाओं में वो क्या होती है? विकसित होती है। और बच्चे सबसे कम बीमार नहीं होते क्या? देख लो, नॉर्मल सर्दी जुकाम को वो कुछ नहीं बख्शते हैं। क्यों नहीं बख्शते हैं? नॉर्मल चोट को भी नहीं बख्शते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक विकसित अवस्था में होती है उनकी थाइम्स ग्रंथि। थाइम्स ग्रंथि है ना सबसे ज्यादा विकसित वैसे बच्चों में होती है। और यह वृद्धि कब तक करेगी? युवावस्था तक करेगी, फिर उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू कर देगी। अब देखो आगे, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, यह लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है दोस्तों। लैंगिक क्रियाओं को, सेक्सुअल एक्टिविटीज है ना, लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है।
देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक तो होती है हमारे यहाँ पीनियल ग्रंथि, एकदम फोरहेड है ना ये सामने, यहां पर होती है पीनियल ग्रंथि, और एक दिल के पास या हृदय के पास क्या होगी, थाइम्स ग्रंथि। अब जो पीनियल ग्रंथि है ना, पीनियल ग्रंथि लैंगिक क्षमताओं को देरी से विकसित करती है, समझ गए ना। पीनियल ग्रंथि लैंगिक क्षमताओं को देरी से विकसित करती है, और थाइम्स ग्रंथि है ना, यह लैंगिक क्रियाओं को क्या लाएगी, जल्दी लाएगी। ठीक है, थाइम्स ग्रंथि है वो तो लैंगिक क्रियाओं को जल्दी एक्टिवेट करती है, और पीनियल ग्रंथि है वो उसे क्या करती है, रोकती है। जो अपन कल की क्लास में पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं बता दूंगा। तो लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य थाइम्स ग्रंथि करती है, और थाइम्स ग्रंथि इसे जल्दी करना चाहेगी, यानी जल्दी संपन्न करती है, यानी ये तीव्रता से या जल्दी बहुत ज्यादा स्पीड से करती है। लेकिन इसे रोकता कौन है, पीनियल ग्रंथि। इसे रोकता कौन है, पीनियल ग्रंथि। और इन दोनों के एडजस्टमेंट के माध्यम से लगभग 18-20 साल की उम्र में हमारे अंदर लैंगिक जनन क्षमताओं का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो यह क्या करेगी, लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्लियर है दोस्तों। ये सब किसके बारे में था, थाइम्स ग्रंथि के बारे में था। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो, बाय।